Hello all of you. Now let's see a very simple chapter, equalization levy. अब ये चैप्टर जो है as you can see फाइनेंस एक्ट 2016 ने इसको इंसर्ट किया है. तो ये इनकम टैक्स एक्ट का चैप्टर नहीं है, ये फाइनेंस एक्ट 16 का चैप्टर 8 है जिसमें ये प्रोविजंस दिए हुए हैं जो अपन अभी पढ़ेंगे. लेकिन उसका बैकग्राउंड पहले आप समझ लो, देन यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी फास्ट एंड वेरी सिंपली. तो इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि जैसे अपन पूरा पढ़ ही रहे इंटरनेशनल टैक्स, तो इसके अंदर क्या है कि दिस इज इंडिया, ठीक है. और अभी तक जितना अपन ने देखा और फिर आगे भी जो अपन देखेंगे और बहुत सारे चैप्टर्स आगे अपने आने वाले हैं, बेप्स एंड ऑल और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस मॉडल्स कैसे बनते हैं. तो इसमें होता ही है कि यहां पे एक पर्सन है, ठीक है. अब ये पर्सन अपन ने देखा है दो चीजें, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड प्लेस ऑफ इनकम या रादर सोर्स ऑफ इनकम, प्लेस वेयर द सोर्स इज सिचुएटेड, यानी कि जहां एक्रूअल होता है बेसिकली या रिसीव होता है, उसको अपन सोर्स कहते हैं. तो दो चीजों पे टैक्सेबिलिटी डिपेंड कर रही है, इतना हमने स्टडी किया अभी तक, या तो रेसिडेंशियल स्टेटस पे या सोर्स पे. अब होता यह है कि बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन हो गए हैं. अब ऑनलाइन बिजनेस का प्रॉब्लम क्या है कि उसका फिजिकल सोर्स कहां है ये पता नहीं है, बिकॉज इट इज ऑनलाइन. आजकल सब बिजनेस ऑनलाइन है. Amazon जिससे आप लोग गुड्स खरीदते हो, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील सब ऑनलाइन है, एंड मिंत्रा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड फारूका क्लासेस, है ना. तो ये डीवीडीज जो आप लेके देख रहे हो, आप अपने घर पे बैठ के देख रहे हो, मैं कहीं पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन जो बिजनेस हो रहा है, जो सेल हो रहा है, वो तो वेबसाइट के थ्रू हो रहा है ना. एक सर्वर के ऊपर वेबसाइट है और वेबसाइट के थ्रू सेल हो रहा है. तो इसका सोर्स अपन कहां देखेंगे, मैं जहां रिकॉर्ड कर रहा हूं वहां, या जहां हमारा वेबसाइट है वहां, या जहां आप लोग देख रहे हैं जो एंड यूजर है वहां. सोर्स ऑफ इनकम कहां मानेंगे. फिजिकल क्लासरूम में क्या था कि आई वुड कम टू अ क्लास एंड टेक क्लास. तो मैं नागपुर में क्लास ले रहा हूं, मैं बॉम्बे में क्लास लेता था, मैं दिल्ली में लेता था, मैं पूना में लेता था, एंड सो मेनी अदर प्लेसेस. So if I go to a particular class and take a class, then we can see the physical form. So whenever the source is in a physical form, you can identify the place. But if it is online, how will you identify the place? और आज की तारीख में इवन सेल ऑफ प्रोडक्ट्स तो है ही, मगर मेजरली सर्विस सेक्टर में majority of services are nowadays given on the online platform. आप एक मूवी देखना चाहते हैं तो मूवी देखो, तो ऑनलाइन वेबसाइट पे गए, पे किया, मूवी देख लिया. अब वो ऑनलाइन वेबसाइट कहां का था, उसने आपको मूवी बेचा, 50 रुपए 100 रुपए देकर मूवी देखते हैं ना आप, हॉटस्टार एंड सो मेनी अदर साइट्स आर देयर. तो ये लोग इतना बिजनेस कर रहे हैं, मगर ये कहां है, इनका इनकम का एक्रूअल कहां है, सोर्स कहां है, ये कैसे पता चलेगा. So that is the major problem which the governments are facing right now. कि जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस है, पोर्टल्स के थ्रू जो होते हैं, वेबसाइट सर्वर्स के थ्रू, इनका प्लेस ऑफ एक्रूअल कैसे निकाला जाए, प्लेस ऑफ एक्रूअल कहां माना जाए. तो दैट इज द मेजर क्वेश्चन कि ये जो भी है इनका सोर्स कहां है, क्या कहां है, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कहां है, ये पता करना. वेयर इज द सोर्स ऑफ एक्रूअल और नॉट. द कस्टमर्स में बी सिटिंग इन इंडिया, और समटाइम्स वेबसाइट में हैव अ सर्वर इन इंडिया. तो कस्टमर को देखा जाए, सर्वर को देखा जाए, या जो कंपनी ये सर्विस दे रही है उसको देखा जाए कि वो कहां रजिस्टर्ड है, क्या देखा जाए, ये सवाल है. आ रहा है समझ में. तो इन सवालों का अभी तक कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं है. द गवर्नमेंट्स आर स्टिल बैटलिंग विद दिस प्रॉब्लम, हाउ टू टैकल दिस इशू ऑफ ऑनलाइन बिजनेस. कहां एक्रूअल माना जाए, कहां सोर्स माना जाए, अभी तक कोई कॉन्क्रीट इस पे कोई वर्क नहीं हुआ है. हालांकि वेब्स में भी अपन देखेंगे, इस पे आर्टिकल है
क्या कहता है अपन देखेंगे। बहुत सारे एवेन्यूज है जिस पे बोला गया है कि गवर्नमेंट्स टैक्स कर सकती है, लेकिन अभी तक पूरे वर्ल्ड ओवर बहुत कोई कॉन्क्रीट चीज अराइज नहीं हुई है। फ्लूइड है सिस्टम, अभी लोग रिसर्च कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं कि किस तरह से टैक्स किया जाए। सो द लॉज आर स्टिल इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, यू कैन से। इस बीच में वन ऑफ द डेवलपमेंट इज द इक्वलाइजेशन लेवी। तो इक्वलाइजेशन लेवी में ऐसा है कि ये अपना इंडिया और यहां पे एक फॉरेन कंपनी है, एक मान लो एक नॉन रेसिडेंट पर्सन है। ये नॉन रेसिडेंट पर्सन अगर सर्विस दे रहा है इंडिया में किसी रेसिडेंट पर्सन को, या पीई ऑफ अ नॉन रेसिडेंट पर्सन, यानी कोई दूसरा नॉन रेसिडेंट पर्सन है जिसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट एक इंडिया में, तो रिसीवर ऑफ सर्विस जो है वो या तो रेसिडेंट पर्सन है या किसी और नॉन रेसिडेंट का एक पीई जो इंडिया में है। ये अगर रिसीवर है और ये प्रोवाइडर है, तो ऐसे सर्विसेज के अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि क्योंकि सर्विस आप बोलोगे मैं बाहर से दे रहा हूं, आप बोलोगे कि मेरा प्लेस ऑफ एक्रूअल इंडिया में नहीं है, और आप बोलोगे कि मैं खुद भी नॉन रेसिडेंट हूं, तो देखो रेसिडेंशियल स्टेटस तो नॉन रेसिडेंट है ही, तो इसको स्टेटस के बेसिस पे तो अपन टैक्स नहीं कर सकते। अब टैक्स करना ही है तो एक्रूअल के बेसिस पे कर सकते, लेकिन ये बोलेगा कि मेरा वेबसाइट भी फॉरेन सर्वर पे है और मैं वहां से आप लोगों को सर्विस दे रहा हूं, तो मेरा जो एक्रूअल है वो बाहर है। तो गवर्नमेंट कहता है तुम्हारा एक्रूअल भी बाहर, तुम भी बाहर, टैक्स कैसे करे? लेकिन तुम्हारा जो अर्निंग है, जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो तो इंडिया में है, इन लोगों से पैसा मिल रहा है, ऑफ कोर्स पेमेंट गेटवे के थ्रू मिल रहा है जो कि बाहर है लेकिन यार तुम पैसा कमा तो इन लोगों से रहे हो ना जो इंडिया में है, तुम्हारे एंड यूजर जो है सर्विस के वो इंडिया में। तो हम कहता है एक काम करो, तुम एक टैक्स पे करो। इस टैक्स का नाम है इक्वलाइजेशन लेवी। तो ये अलग टैक्स है। आप मान लो दिस इज नॉट एग्जैक्टली इनकम टैक्स, दिस इज अ सेपरेट टैक्स। इक्वलाइजेशन लेवी उसका नाम है। और अभी फिलहाल उन्होंने सिर्फ कुछ सर्विसेज पे, मेनली एडवर्टाइजिंग सर्विस के ऊपर लगाया है। धीरे धीरे चल के जो एक्सपीरियंस गेन होगा इसमें गवर्नमेंट को, उसको मद्देनजर रखते हुए फिर ये और सर्विसेज इसमें ऐड करते जाएंगे। बहुत सारे सर्विसेज ऐड होंगे इसमें। फिलहाल बेसिकली एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड उसको टैक्स लगाया। तो अगर ये ऑनलाइन पोर्टल है और अपने लोग यहां से उस पर एडवर्टाइजमेंट डालेंगे, ठीक है, तो ये लोग इसको पेमेंट करेंगे नॉन रेसिडेंट को, तो ये पेमेंट करते वक्त उनको इक्वलाइजेशन टैक्स का डिडक्शन करना है। अच्छा, मैं चलो स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। तो ये सर्विस के ऊपर जो भी इनकम होगा, इसको इंडिया में, या इनकम वर्ड में नहीं यूज करता, आई विल ड्रॉ अनदर लाइन। इसका जो पेमेंट होगा, सर्विस आएगा, पेमेंट होगा, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये पेमेंट के ऊपर, ये नॉन रेसिडेंट पर्सन को पूरे पेमेंट के ऊपर, यानी अपन एक्सपेंसेस माइनस करके नेट इनकम नहीं निकालेंगे, ग्रॉस पेमेंट के ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी इंपोज कर दिया है एट द रेट ऑफ 6% फ्लैट। तो टोटल पेमेंट के ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगा 6% से। अब इसमें मिनिमम भी रखा है गवर्नमेंट ने कि 1 लाख रुपए के ऊपर अगर होगा पेमेंट सालाना, एनुअली, तो ये टैक्स लगेगा, वरना नहीं लगेगा। चलो छोटे मोटे पेमेंट में कहां लगाएंगे, तो उसको माफ कर दिया, लेकिन 1 लाख से ऊपर जब पेमेंट जाएगा इन अ ईयर, फाइनेंशियल ईयर, तो ये इक्वलाइजेशन लेवी 6% से पे करना है। अब नॉन रेसिडेंट कहां इंडिया आएगा और कहां पे करेगा, किसको अपॉइंट करेगा पेमेंट करने के लिए, कितना चक्कर होगा, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इस पे टीडीएस चार्ज करेंगे। जो रिकवरी है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस। तो ये जो पेयर है, रेसिडेंट या पीई, ये जब ये पेमेंट करते हैं तो इसका टीडीएस काटेंगे, सेम एट द रेट ऑफ 6% ऑन टोटल पेमेंट। तो जितना पेमेंट कर रहे हो उस पर 6% से टीडीएस काटना है, और फिर अगले महीने की 7 तारीख को, 7 तारीख के पहले पहले गवर्नमेंट के पास जमा करा देना है। और बाकी फिर टीडीएस रिटर्न्स वगैरह जो सब रहते हैं वो सेम इसमें भी अप्लाई होंगे। इसमें फॉर्म्स अलग है, बट द प्रोसीजर विल बी सिमिलर टू इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो इनकम टैक्स में अपन टीडीएस पढ़ाना, उसके जैसे ही यहां पे भी प्रोविजंस रहेंगे। तो इस तरह से उन्होंने लगाया। द लेवी इज ऑन दी नॉन रेसिडेंट, लेकिन रिकवरी डिडक्शन के थ्रू है, तो जो पेयर है वो टीडीएस काट के गवर्नमेंट को पे करेंगे।
आए समझ में? फिर उसके अंदर पे नहीं किया टाइम में तो इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टीज लगेगी, प्रोसीजर फॉलो नहीं करूंगी तो पेनल्टीज है, फिर अपील्स है। तो वो सब उसका पूरा प्रोसीजर है जो लेट डाउन है अलग से इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016। तो चलो देखते हैं, बेसिक आउटलाइन समझ में आए। नॉन रेसिडेंट प्रोवाइडर है सर्विस का जो रेसिडेंट को या पीई ऑफ नॉन रेसिडेंट को इंडिया में दे रहा है। अभी इसमें स्पेसिफाई क्या किया है गवर्नमेंट ने, एजुकेशन कहता हूं सॉरी, एडवर्टाइजमेंट। बाद में धीरे धीरे चल के और बहुत सारी चीज इसमें आने वाली है इंक्लूडिंग एजुकेशन। तो अगर मैं फारूक फॉरेन चला जाऊं, मेरे को तो क्या है, देखो आप लोगों को डीवीडी देना है, ऑनलाइन भी दे सकता हूं मैं, ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ लेक्चर्स। सिंपल है ना, आजकल अभी फ्यूचर तो ऑनलाइन का ही आएगा। तो पेन ड्राइव भी बंद कर देंगे, सीधा ऑनलाइन सर्वर पे डाल दूंगा, आप लोग लेक्चर्स को डाउनलोड कर लो और देखो घर में बैठ के जैसे अभी देख रहे हो, सिंपल। तो मैं चले जाऊंगा फॉरेन, मस्त एक कंट्री में जाके रहूंगा, स्विट्जरलैंड में, और वहां से अपलोड करते जाऊंगा, आप लोग इधर डाउनलोड करके देखते जाओ, कितना मजा आएगा ना। और बैकग्राउंड भी फिर ऐसा, ये देखो अभी क्या है, स्टूडियो के अंदर कर रहा हूँ, सब ब्लू ब्लू बैकग्राउंड है, नहीं फिर मैं ओपन एयर में रिकॉर्डिंग करूंगा, स्विट्जरलैंड में, स्विस एल्प्स, पीछे पहाड़ियां दिखेंगी, बर्फ दिखेगा आपको, और यहाँ छोटा सा एक स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देंगे, बैकग्राउंड मस्त बड़ा कर देंगे, तो आपको भी मजा आएगा पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में क्या मजा आएगा, है ना। स्विस एल्प्स पहाड़ी के अंदर ऐसे एक टीवी स्टैंड रहेगा, सामने कैमरा, खुली हवा, आहा, सोचो क्या मजा आएगा। तो चलो ऐसा करेंगे। अब ऐसा करेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगा, हमारे ऊपर भी इक्वलाइजेशन लेवी लगा देगा, और आप जो स्टूडेंट्स है उनके ऊपर टीडीएस की जिम्मेदारी डाल देगा कि स्टूडेंट्स विल हैव टू डिडक्ट टैक्स एंड पे टू द गवर्नमेंट। तो चलो देखते हैं, लेट्स कम डाउन टू दी सेक्शंस। तो ये पहले जो दिया है ना, ये पहले एक दो पैराग्राफ है, ये सब ओवरव्यू ही है, ऑनलाइन बिजनेस किस तरह से ग्रो हो रहा है और उसमें टैक्सेशन में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये आप एक बार इसको पढ़ने का, डिजिटल इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रहा है एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ टैक्सेबिलिटी। ये देखो, टैक्सेशन इश्यूज रिलेटिंग टू ई कॉमर्स, एक बार ये वाला पैराग्राफ में पढ़ लेता हूं आपके साथ। देखो फर्स्ट पॉइंट कहता है, डिफिकल्टी इन कैरेक्टराइजिंग द नेचर ऑफ पेमेंट एंड एस्टैब्लिशिंग अ नेक्सस और लिंक बिटवीन द टैक्सेबल ट्रांजैक्शन एक्टिविटी एंड टैक्सिंग ज्यूरिसडिक्शन। क्योंकि सर्वर कहाँ का होगा, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कहाँ का होगा, और जो रिसीवर है वो कहाँ का होगा, तो इसमें सब प्रॉब्लम आता है कि हु इज द टैक्सेबल पर्सन, किसके हाथ में टैक्स करो। एक तो टैक्सेबल पर्सन भी, क्योंकि ऑनलाइन जब हम प्रोवाइड करते हैं सर्विस तो इनकम टैक्स किसके हाथ में लगाना चाहिए, जो वेबसाइट चला रहा है उसके हाथ में, या जो एक्चुअल पर्सन सर्विस दे रहा है उसके हाथ में टैक्स करो, किसके हाथ में करो। फिर वो कहाँ पे है, पर्सन कहीं और होगा, सर्वर कहीं पे होगा, और सर्विस कहीं और होगी, तो टैक्सिंग ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करना बड़ा मुश्किल काम है। बेसिकली सोर्स कहां है, सोर्स ऑफ इनकम कहां पे है, ये समझ में नहीं आता। Then difficulty of locating the transaction activity and identifying the taxpayer for the income tax purpose. The digital business thus challenges physical presence based permanent establishment rules. अभी जो पीई के रूल्स भी है तो वो फिजिकल एस्टैब्लिशमेंट के बेसिस पे ना, अगर कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन का इंडिया में बिजनेस ऑपरेशन है, उसके एम्प्लॉइज है, उसका ऑफिस है, सेटअप है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, तो अपन समझ में आता है कि यार ये इसका पी है। लेकिन ऑनलाइन में कैसे समझ में आएगा, अनेबल। तो जो पी के रूल्स है अभी वो फिजिकल प्रेजेंस बेस्ड रूल्स है। So if permanent establishment principles are to remain effective in a new economy, the fundamental PE components developed for the old economy, that is place of business, location and permanency, must be reconciled with the new digital reality. तो PE के जो रूल्स है वो चेंज करने पड़ेंगे इन सिंपल वर्ड्स। और उसमें OECD का ये भी दिया है, एक्शन प्लान 1, बेप्स का। तो उसमें क्या बोलते हैं, देखो, OECD has recommended several options to tackle with the direct tax challenges, which include modifying the existing PE rules, तो वो करना ही पड़ेगा,
to provide that whether an enterprise engaged in fully dematerialized digital activities would constitute PE if it maintained a significant digital presence in another country's economy. यानी जैसे मैं फॉरेन में बैठूंगा लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो सीए ही ना, सीए पढ़ने वाले कौन है? इंडिया के बच्चे. और कहां पे चलता है अपना सीए? इंडिया में तो चलता है ना. एंड वन और मोर फॉरेन कंट्रीज, नॉट मेनी, वन और टू. एक यूएई में चलता है अपना कोर्स और एक नेपाल वगैरह में चलता है. तो सवाल ये आया कि मेरे जो रियल इकोनॉमी है वो तो इंडिया में ही है ना. मेन जो मेरे कस्टमर्स है वो सब इंडिया में है. कस्टमर बेस जहां से मेरे को पैसा आ रहा है वो सब इंडिया से ही आ रहा है. तो उसके बेसिस पे फिर पी डिसाइड होगा. नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रेजेंस बट ऑन द बेसिस ऑफ योर फुटप्रिंट इन द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री. देन अ वर्चुअल फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, तो इसको वर्चुअल पीई कहेंगे. In the concept of PE, that is creation of a PE where the enterprise maintains a website or a server of another enterprise located in a jurisdiction and carries on business through that website. तो जो सर्वर है वो कहां पर है वो भी देखना पड़ेगा. तो that is one way of dealing with this. So there are many ways in which you have to deal with the online business. One way is the server. कि सर्वर कहां पर है? जहां सर्वर है वो आपका PE माना जाएगा. देन इम्पोजिशन ऑफ अ फाइनल विथहोल्डिंग टैक्स, ये भी कि कस्टमर बेस का है. तो जहां से आपको पैसा आ रहा है, जो कस्टमर्स को आप सर्विस दे रहे हो, वो कस्टमर्स अगर एक कंट्री में है तो वो कंट्री उन कस्टमर्स के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स लगा देगा, यानी टीडीएस. विथहोल्डिंग टैक्स यानी टीडीएस उनके ऊपर लगा देगा कि तुम पेमेंट करते हो कितना पैसा काट लो. तो वो लिखा है विथहोल्डिंग टैक्स ऑन सर्टेन पेमेंट्स for digital goods or services provided by a foreign e-commerce provider or imposition of equalization levy. तो वही है, नाम अलग अलग है, मैटर वही है. On consideration for certain digital transactions received by a non-resident from a resident or from a non-resident having PE in the other contracting state. तो ये जो मेथड है ये अभी इंडिया ने अडॉप्ट किया है, इक्वलाइजेशन लेवी, एंड ऑल्सो कपल्ड विद द टीडीएस, जैसे मैंने आपको बताया. तो इम्पोजिशन इज ऑन द फॉरेन प्लेयर हु प्रोवाइड्स सर्विस, लेकिन गवर्नमेंट वसूली किनसे कर रहा है? अपने रेसिडेंट लोगों से जो पेमेंट कर रहे हैं. So taking into consideration the potential of new digital economy and the rapidly evolving nature of business operations, it becomes necessary to address the challenges in terms of digital transactions. वो तो ठीक है. अब देखो ये अपन यहां से शुरू करते हैं. इक्वलाइजेशन लेवी कैसे लगा, क्या लगा? तो in order to address these challenges, Chapter 8 of Finance Act 16 titled Equalization Levy provides for equalization levy of 6% of the amount of consideration. तो ये इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है, याद रखो. दिस इज डायरेक्टली ऑन द अमाउंट पेड और पेएबल, कंसिडरेशन के ऊपर. फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ नॉन रेसिडेंट नॉट हैविंग पीई इन इंडिया. देखो रिसीव बाय कौन? नॉन रेसिडेंट हु डजंट हैव पी इन इंडिया. यानी वो जो नॉन रेसिडेंट मैंने आपको बताया था, अगर उसका ही पी इंडिया में है और वो पी के थ्रू इंडिया में सर्विसेज दे रहा है, तब तो अपने को फिजिकल ज्यूरिसडिक्शन मिल गया ना. तो जहां फिजिकल ज्यूरिसडिक्शन है तो वहां पर नॉर्मल इनकम टैक्स लगाएंगे, वहां इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा. देखो ये जो मैंने आपको समझाया, ये नॉन रेसिडेंट जो पर्सन है, अगर इसका पीई इंडिया में है और पीई के थ्रू वो बिजनेस कर रहा है तो फिर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, फिर नॉर्मल इनकम टैक्स लगेगा कि भैया आपके पी ने कितना पैसा कमाया, वो इंडिया में एक्रू हो रहा है, वो अपन निकाल सकते हैं. तो फिर इनकम निकालेंगे और उस पर टैक्स लगाएंगे नॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, फिर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा. तो इक्वलाइजेशन लेवी कब लगता है? जब ये पर्सन जो है नॉन रेसिडेंट, इसका खुद का पीई इंडिया में नहीं है. जैसे फारूका क्लासेस अगर स्विट्जरलैंड में है तो फारूका क्लासेस का इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है अगर, तो फिर इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा. और अगर फारूका क्लासेस का इंडिया में ऑफिस हमने बना दिया और वहां से फिर हम स्टूडेंट्स को सप्लाई करने लगे, तो फिर वो ऑफिस तो आ गया, फिर इनकम निकल सकता है, उसको टैक्स भी लगा सकते हैं. So then we will follow income tax provisions and not equalization levy. Got it? Very good. अब स्पेसिफाइड सर्विसेज कौन से नोटिफाई हुए हैं देखो इसके अंदर. ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट
जैसे मैंने आपको बताया फॉरेन वेबसाइट्स के ऊपर एडवर्टाइजिंग सर्विसेज है, वो हम लेंगे यहाँ. और एनी प्रोविजन फॉर डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस और एनी अदर फैसिलिटी और सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, यानी एंसिलरी सर्विसेज रिलेटिंग टू ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट. तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट ही है, तो एडवर्टाइजमेंट है एंड अदर प्रोविजंस एंड सर्विसेज विच आर रिलेटेड टू ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट. तो बेसिकली क्या है ये? इट मीन्स दैट देयर आर वेबसाइट्स which are owned by non-resident persons outside India, and these are resident businessmen. जैसे मैं फारूका क्लासेस का एग्जांपल अगर यहां लूं, फारूका क्लासेस आज के दिन में तो इंडिया में रेसिडेंट है, मैं देखो इंडिया में हूं, यही बैठा हुआ हूं, कोई स्विट्जरलैंड आपको पीछे नजर नहीं आ रहा है ना, कितना बोरिंग लाइफ है हमारा इंडिया में बैठे हुए हम. अब मैंने लॉन्च किया सीपीए क्लास, मान लो सीपीए भी मैंने लॉन्च कर दिया, सीए पढ़ा पढ़ा के तो बोर हो गए, लेट्स लॉन्च सीपीए. तो सीपीए के लेक्चर्स रिकॉर्ड करके मैं लॉन्च करूंगा. तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा एक्सेंट में चेंज कर दूंगा, एक तो हिंदी की जगह मैंने इंग्लिश में रिकॉर्ड करेंगे. एंड यू नो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स एंड रिटर्न्स एंड दिस एंड दैट एंड लॉट ऑफ एक्सेंट चेंज आई विल मेक, एंड देन आई विल रिकॉर्ड दोस लेक्चर्स, राइट. अब वो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने के बाद मुझे लॉन्च तो यूएस में करना है ना, मेरे स्टूडेंट बेस सब यूएस में रहेंगे. अभी यूएस के स्टूडेंट्स को मालूम कैसे पड़ेगा कि फारूक हक नाम का एक बंदा है जिसने सीपीए के क्लास लॉन्च किए हैं, उनको कैसे मालूम पड़ेगा? तो मेरे को एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा. कहां पे? यूएस में. तो यूएस के जो साइट्स है जहां पे सीपीए के स्टूडेंट्स विजिट करते हैं, उनके ऊपर मेरे को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा. तो मान लो कि ऐसे कुछ वेबसाइट्स हमने निकाले जो यूएस के वेबसाइट्स, एंड देन आई पुट एडवर्टीजमेंट ऑन दोज वेबसाइट्स, तो फिर मेरे को उनको पेमेंट करना पड़ेगा. आई हैव टू पे फॉर एडवर्टाइजिंग माई प्रोडक्ट ऑन दीज फॉरेन वेबसाइट्स. तो ये जब मैं पेमेंट इनको करूंगा, और इसके अलावा और भी डिजिटल मार्केटिंग के जो फंडाज है, जैसे फॉरेन वेबसाइट से जो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करते हैं, उनको हायर करूंगा, उनको पेमेंट दूंगा. तो ये सब जो पेमेंट्स है, इनके ऊपर मुझे 6% से टैक्स काटना पड़ेगा. इक्वलाइजेशन लेवी का डिडक्शन एट सोर्स करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा. आए समझ? तो वो है ये ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स और एनी प्रोविजन फॉर डिजिटल एडवर्टाइजिंग space or other facility or service for the purpose of online advertisement. तो उसमें एड मेकिंग आ जाएगा, उसमें डिजिटल स्पेस आ जाएगा जो मैं खरीदूंगा कोई साइट के ऊपर, वगैरह वगैरह, तो वो सब उसमें आएंगे. और नोट में लिखा है स्पेसिफाइड सर्विस ऑल्सो इंक्लूड्स एनी अदर सर्विस एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. तो एनी अदर सर्विस भी इसमें आ सकता है एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो इसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इसमें बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ऐड करने वाला है धीरे धीरे, एज इट गेट्स मोर एंड मोर एक्सपीरियंस ऑफ हाउ द टैक्स इज कमिंग इन, दे विल स्टार्ट इम्पोजिंग ऑन मैनी सच ऑनलाइन सर्विसेज. लेकिन अभी जो इन्होंने बनाया है ये बेसिकली B2B है. तो B2B यानी ये जो मैंने बताया ना कि रेसिडेंट, फारूका क्लासेस B है, बिजनेस, तो बिजनेस पेमेंट कर रहा है तो ये लेवी है. अगर आप एज एन इंडिविजुअल अगर लोगे नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, लेकिन आप नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट क्या करोगे वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा. बट स्टिल अगर ये B2C ट्रांजैक्शन है तो उसमें इक्वलाइजेशन लेवी नहीं है, इट इज ओनली इन B2B. एडवर्टाइजिंग का मतलब ही B2B रहता ना. एक बिजनेस है वही तो अपने आप को एडवर्टाइज करेगा, नहीं तो कौन करेगा? कस्टमर थोड़ी ना एडवर्टाइजमेंट करता है. सो राइट नाउ इट इज B2B. और B2C में क्या है, लगाना बहुत डिफिकल्ट भी जाएगा क्योंकि उसमें TDS कैसे काटेंगे. जैसे मेरा एग्जांपल लिया था कि फारूका क्लासेस स्विट्जरलैंड में बैठ के अगर आपको इंडिया में सर्विस देगा, उल्टा कर देते हैं. नाउ फारूका क्लासेस इज इन स्विट्जरलैंड एंड टीचिंग यू इन इंडिया. तो आप लोग तो हजारों की तादाद में है जो मेरा DVD लेके यानी कि आप ऑनलाइन लेके परचेज करके पढ़ाई करेंगे. हाउ विल यू डिडक्ट टैक्सेस एंड हाउ विल यू पे टू द गवर्नमेंट? डिफिकल्ट काम है ना. तो इसलिए अभी B2C पे गवर्नमेंट सोच नहीं रहा है. सो टिल दैट टाइम आई हैव अ चांस
देखा, अपॉर्चुनिटी है मेरे पास बाहर सेटल होने की और इंडिया में टैक्स बचाने की, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा. आई एम अ पेट्रियट ऑफ इंडिया, आई वॉन्ट टू पे टैक्स इन इंडिया. अच्छा चलो फिर आगे चलते हैं. रिलीफ टू स्मॉल प्लेयर्स. तो स्मॉल प्लेयर्स को रिलीफ दिया है तो उसमें वो एक लिमिट लगाया है 1 लाख कि 1 लाख से ऊपर अगर पेमेंट है तो ही ये लगेगा, वरना नहीं लगेगा. तो उसमें देखो कि फर्दर इन ऑर्डर टू रिड्यूस बर्डन ऑफ स्मॉल प्लेयर्स इन डिजिटल डोमेन, it is also provided that no such levy shall be made if the aggregate amount of consideration for the service received or receivable by a non-resident from a person resident in India. यानी एक आदमी से अगर अपने को 1 लाख रुपए से नीचे मिलने वाला है, एक आदमी से, तो अगर मेरे 50 कस्टमर इंडिया में, फॉरेन एक वेबसाइट है उसके 50 कस्टमर इंडिया में, लेकिन हर किसी से 80,000, किसी से 50,000, 30,000, 40,000 ऐसे अगर अपने को अमाउंट मिलने वाला है तो फिर ये नहीं लगेगा. लेकिन 2-4 कस्टमर ऐसे हैं जो बड़े हैं हमारे, जिनसे अपने को 1 लाख के ऊपर मिलने वाला है, वहां इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा. तो ये नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर में लिखता हूं, और यहां पे है रेसिडेंट या पीई ऑफ अ नॉन रेसिडेंट एज सर्विस रिसीवर्स. तो सर्विस रिसीवर जब ये पेमेंट करेगा तो अपन एक एक को देखेंगे इंडिविजुअली. यदि मान लो कि इसके 10 कस्टमर इंडिया में, तो 1 लाख की जो लिमिट है वो हर कस्टमर के लिए अलग 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 लगेगी. याद रखो 1 लाख पर रिसीवर. लिमिट जो है वो है 1 लाख पर रिसीवर ऑफ सर्विस. रिसीवर ऑफ सर्विस लिख दो, नहीं तो आप आगे चल के बोलोगे रिसीवर ऑफ पेमेंट, तो सब गड़बड़ हो जाएंगी. रिसीवर ऑफ सर्विस. सो 1 लाख लिमिट इज पर रिसीवर ऑफ सर्विस. यानी एक आदमी अगर 1 लाख के ऊपर दे रहा है तो वो इक्वलाइजेशन लेवी का टीडीएस काटेगा. समझ में आ गया? तो वो पूरा पढ़ो, उसमें लिखा है डज नॉट एक्सीड ₹1 लाख इन अ प्रीवियस ईयर. तो 1 लाख पर प्रीवियस ईयर. यानी अगर मल्टीपल पेमेंट्स प्रीवियस ईयर में है और टोटल मिला के 1 लाख के ऊपर जा रहा है तो फिर इक्वलाइजेशन लेवी चार्ज हो जाएगा. ओके, बट इट इज पर पर्सन सेपरेटली. गुड. अब देखो प्रोविजंस एक्चुअली क्या है, अपन देखते हैं कि एक सेक्शन को. बहुत सिंपल है. अब इतना समझ में आ गया तो आधा तो काम हो गया. अब प्रोसीजर देखना है. पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी. तो देखो कौन, B2B कहा ना मैंने, तो वो लिखा है एवरी पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट एंड कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन और अ नॉन रेसिडेंट हैविंग अ पीई इन इंडिया shall deduct equalization levy from the amount paid or payable to a non-resident in respect of specified services. उसको TDS काटना है. कितने रेट से? वही 6% से काटने का है. दिया ये नीचे. रेट ऑफ लेवी कितना है? 6% ऑफ कंसिडरेशन है, नॉट 6% ऑफ नेट इनकम. फिर से समझा देता हूं. इक्वलाइजेशन लेवी इज ऑन द फुल कंसिडरेशन एंड नॉट ऑन नेट इनकम. ये इनकम टैक्स नहीं है, याद रखो. फॉर स्पेसिफाइड सर्विस रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय नॉन रेसिडेंट फ्रॉम पर्सन, वो फिर से वही है 6% इसमें, याद रखो. एंड द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ स्पेसिफाइड सर्विस, इक्वलाइजेशन लेवी, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पेएबल एंड रिफंड शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज. 10 रुपी पे राउंड ऑफ करना है, वो भी सिंपल है. फिर थ्रेशोल्ड लिमिट वही है 1 लाख पर कस्टमर इन इंडिया. देन टाइम पीरियड फॉर रेमिटेंस, काट के कितने दिन में भरना है, वही 7 days ऑफ द नेक्स्ट मंथ. जो अपन नॉर्मल TDS का टाइम रहता है वही रहता है इसमें. 7 days ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक डिपॉजिट करना है. एंड वही TDS जो जमा करते अपन RBI, SBI या जो भी उसमें बैंक अकाउंट में आप जमा करा सकते हो. ऑनलाइन पेमेंट ही होता है आजकल. देन फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट हर साल फर्निश करना पड़ेगा. प्रिस्क्राइब स्टेटमेंट रहता है और उसको सबमिट करने का टाइम है
यहाँ पे देखो रूल में दिया है 30th जून इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। तो हर फाइनेंशियल ईयर के बाद 30 जून के पहले पहले स्टेटमेंट जमा कराना है इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, सेटिंग आउट द प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स, और उसको रिवाइज भी कर सकते हैं अपन। उसमें लिखा है कि अगर असेसी ने या तो फर्निश नहीं किया, हैज नॉट फर्निश्ड बाय 30th जून, या फर्निश कर दिया है लेकिन उसमें कोई चेंजेस करने हैं, यानी बिलेटेड या रिवाइज दोनों इसमें आ गए, ऐसे लिख दो बिलेटेड प्लस रिवाइज्ड, तो वो आप कर सकते हो। और उसका टाइम दिया है बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सर्विस वाज प्रोवाइडेड, यानी फाइनेंशियल ईयर के बाद 2 साल। अगर ये फाइनेंशियल ईयर है तो इसके आगे 2 years। तो फाइनेंशियल ईयर के बाद वैसे तो 30 days में सबमिट करना है, लेकिन नहीं कर रहे अगर आप बिलेटेड करना है तो भी 2 साल है, या अगर कर दिया है और उसको रिवाइज करना है तो भी 2 साल है। देन टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अ स्टेटमेंट इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, अगर आप ये स्टेटमेंट वॉलंटरीली सबमिट नहीं करोगे तो नोटिस भी आ सकता है सबमिट करने के लिए, और फिर अपने को करना पड़ेगा, तो वो भी है। तो उसमें ऐसा है कि नोटिस वो भेजेंगे अपने को असेसिंग ऑफिसर, और फिर अपने को नोटिस आने के 30 दिन के अंदर, विद इन 30 days ऑफ सर्विंग ऑफ द नोटिस, अपने को स्टेटमेंट जमा कराने का है। ऑल सिंपल प्रोसीजर्स। फिर प्रोसेसिंग होगा स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट बराबर है कि नहीं, सिंपल पॉइंट्स रहते हैं। तो उसमें देखो लिखा है 167 में, that such statement shall be processed in the following manner, namely the equalization levy shall be computed after making adjustment of arithmetical errors in the statement, अगर है तो एडजस्ट कर लेंगे वो। then interest अगर चार्जेबल है तो चार्ज करेंगे। then the sum payable by or the amount of refund due, अब ये इंटरेस्ट निकाल, बेसिक अमाउंट निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे और देखेंगे आपने कितना पेमेंट किया है। तो हो सकता है कि हमने कम पे कर दिया है तो डिमांड नोटिस आएगा, और हो सकता है हमने ज्यादा पे कर दिया है तो रिफंड आएगा, 2 चीज होंगी। तो वो लिखा है सम पेएबल और रिफंडेबल विल बी असर्टेन्ड आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट्स एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्सेट्रा। देन इंटीमेशन शैल बी प्रिपेयर्ड एंड जनरेटेड एंड सेंड टू assessee स्पेसिफाइंग द सम डिटरमिन्ड टू बी पेएबल और रिफंड ड्यू, जो भी है उसको बताएंगे। तो इंटीमेशन जाएगा, जैसे रिटर्न्स में इंटीमेशन रहता है वैसे ही, और अगर रिफंड ड्यू है तो उसको दे दिया जाएगा चेक से या उसके बैंक अकाउंट में, और अगर डिमांड है तो डिमांड नोटिस इशू होगा, तो वो भी नीचे दिया डिमांड नोटिस। लेकिन ऊपर टाइम दिया है कि ये जो इंटीमेशन भेजने का टाइम है ये है एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द स्टेटमेंट इज फर्निश्ड, यानी ये अगर फाइनेंशियल ईयर था जिसका स्टेटमेंट अपन ने यहां भरा, एसटीएम स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट जिस फाइनेंशियल ईयर में भरा है उसके बाद 1 साल, 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द स्टेटमेंट इज मेड। और उसके नीचे फिर वो डिमांड दिया है कि डिमांड नोटिस उसको इशू होगा अगर रिकवरेबल है तो। सो वेयर द लेवी इंटरेस्ट और पेनल्टीज पेएबल under the equalization levy provisions, a notice of demand specified in form number 2 shall be served, and this will be deemed to be demand notice. Then scheme for centralized processing of statement, तो वो power है CBDT को scheme बनाने का for this processing of these statements. फिर उसमें rectification भी दिया है कि with a view to rectifying any mistake apparent from record, the assessing officer may amend the intimation, जो intimation इसको इशू किया अगर उसमें मिस्टेक है तो उसको अमेंड कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, और उसका टाइम भी 1 year का होता है। Such intimation can be amended within 1 year from the end of the year in which the intimation sought to be amended was issued, यानी जिस साल में इंटीमेशन इशू हुआ उसके अगले साल के एंड तक अपन उसको अमेंड कर सकते हैं। और कैसे करेंगे तो वो नीचे दिया है, स्यूमोटो भी हो सकता है, स्यूमोटो यानी कि जहां पर असेसिंग ऑफिसर को खुद समझ में आ गया मिस्टेक तो वो खुद कर देगा, या इट इज ब्रॉट टू हिज नोटिस बाय द असेसी, सिंपल। एंड सेफगार्ड्स टू बी टेकन बिफोर अमेंडिंग में वो ये कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देने का है। तो उसमें लिखा है देखो, अमेंडमेंट ऑफ इंटीमेशन विच हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द लायबिलिटी of the assessee or reducing a refund shall not be made unless an opportunity of being heard is given.
एक उसको नोटिस देना है, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। और फिर उसका जो ऑर्डर आएगा स्पेसिफाइंग द सम पेएबल वो इशू करेंगे। फिर 170 में इंटरेस्ट है, डिले पेमेंट 7 तारीख अगले महीने की भरने का है, अगर वहां तक नहीं भरोगे तो इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, यानी एक दिन का भी डिले किया, अगले महीने की 7 तारीख की जगह 8 को भरा, एक महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा 1%। एक महीना और 3 दिन का डिले हुआ तो 2 महीने का इंटरेस्ट लगा देंगे, 4 महीने 10 दिन का डिले हुआ 5 महीने का इंटरेस्ट लगा देंगे। एंड पेनल्टी फॉर फेल्यूर टू डिडक्ट और पे इक्वलाइजेशन लेवी, यानी इंटरेस्ट तो लगेगा ही 1%, साथ में देखो पेनल्टी भी है, इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी। तो पेनल्टी कितनी लगेगी देखो, पेनल्टी दिया है उसके सेकेंड पैरा में आ जाओ सीधा, पेनल्टी ऑफ 1000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेल्यूर कंटिन्यूज, 1000 रुपए पर डे का पेनल्टी है। However, such penalty shall not exceed the amount of equalization levy that he failed to pay. तो अगर जो पेएबल है अमाउंट इक्वलाइजेशन लेवी का वही 7000 है तो पेनल्टी भी 7000 ही लगेगी, उससे ज्यादा नहीं लग सकती। यानी एक दिन का डिले हुआ तो 1000, 7 दिन हो गए तो 7 दिन में 7000 तो हो गया बस, फिर उसके बाद नहीं। तो मैक्सिमम इज इक्वल टू द इक्वलाइजेशन लेवी दैट यू फेल टू पे। फिर स्टेटमेंट फर्निश नहीं करने पर 100 रुपए पर डे की पेनल्टी है। वो जो 30 जून तक स्टेटमेंट जमा कराना है ना, उसमें अगर डिले कर दिया तो उसमें 100 रुपीज पर डे। देन सर्कमस्टांसेस व्हेन पेनल्टी कैन नॉट बी इम्पोज्ड, तो वही उसमें रिलैक्सेशन है, इसको रिलैक्सेशन कहेंगे पेनल्टी का। तो उसमें लिखा है no penalty for failure to deduct or pay the levy or failure to furnish statement shall be imposed if the assessee proves to the satisfaction of the AO that there was reasonable cause for the said failure। मेरे पास अच्छी वजह थी, रीजनेबल कॉज तो क्या कि मेरे को जेल में डाल दिया था, कोई कानून के अंदर हमको जेल में डाल दिया था तो हम 4 साल तो जेल में रहे, अब वहां से निकल के आए हैं, अब बताओ कि हम जेल में थे कैसे भरते स्टेटमेंट। And no order imposing the penalty shall be made unless the assessee has been given a reasonable opportunity of being heard, obviously। फिर अपील भी है उसमें, कमीशन अपील्स के पास तुम अपील कर सकते हो 30 डेज के अंदर। एंड फी ऑफ फाइलिंग अपील 1000 रुपीज है। फॉर्म नंबर 3, और ये अपील जो करोगे आप तो उसको 249 to 251 जो सेक्शंस अपन ने पढ़े अपील में इनकम टैक्स में वो गवर्न करेंगे, कमीशन अपील्स के सेक्शन से ही, तो उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। सिमिलरली फिर उसके बाद आप ट्राइब्यूनल में भी अपील कर सकते हो, और ट्राइब्यूनल में अपील करोगे तो वही उसका फीस वीस रहता है, और देन इट विल बी गवर्न बाय द ट्राइब्यूनल प्रोविजंस। तो वही फिर नीचे लिखा है, टाइम 60 डेज का है, फी यहां पे रहेगी अगेन 1000, और प्रोविजंस ऑफ 253 255 शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। जैसे इनकम टैक्स में अपील होती है वैसे यहां पे भी होगी। फिर एक सेक्शन है पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, अगर गलत स्टेटमेंट सबमिट किया, झूठ बोला, ठीक है, तो फिर he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years and with fine। तो 3 साल की कैद बामशक्कत आपको दी जाएगी। Then institutional prosecution वो सब तो वही रहता है। Prior sanction of chief commissioner is required for instituting prosecution। जो मैजिस्ट्रेट के पास केस लगेगा तो उसके पहले चीफ कमिश्नर का अप्रूवल रहना चाहिए। और उसके अलावा फिर एक 178 है जिसमें एप्लीकेशन ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट दिया है। खास करके जो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है ऑफिसर्स वगैरह के जो इनकम टैक्स में होते हैं वो सेम यहां पे भी लगेंगे।
इक्वलाइजेशन लेवी के अंदर। तो वो सारे सेक्शंस का लिस्ट है, देखो 120 अथॉरिटीज का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है, 131 डिस्कवरी प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, फिर 133 ए सर्वे, फिर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग असेसीज एंड नोटिस ऑफ डिमांड, फिर सेक्शन 220 से लेके 227 तक रिकवरी प्रोसीडिंग्स है सारी ये, 229, 232, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अपील्स। तो ये सारे जो सेक्शंस यहाँ दिए हैं वो सब भी अप्लाई होंगे टू इक्वलाइजेशन लेवी इन द सेम वे एज दे अप्लाई टू इनकम टैक्स। तो ये सब कोई काम के नहीं रहते, इसको छोड़ के रखने का है, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है। फिर आखिरी में वो एक दो सेक्शन ये भी नहीं पढ़ने का, पावर टू मेक रूल्स, गवर्नमेंट को पावर टू मेक रूल्स फॉर द इक्वलाइजेशन लेवी। जब भी कोई एक्ट में सेक्शंस आते हैं तो उसके साथ में रूल्स भी आते हैं, तो पावर रहता है रूल्स बनाने का। उसमें कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला। देन पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, ये भी कोई काम का नहीं है। एंड कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स इन इनकम टैक्स एक्ट, इसकी वजह से इनकम टैक्स एक्ट में क्या अमेंडमेंट्स है वो दी है। तो एक सेक्शन 1050 करके ऐड हुआ है कि ये इनकम जो नॉन रेसिडेंट को हो रही है इस पे इक्वलाइजेशन लेवी लग चुका है 6% से, तो अब ये इनकम इनकम टैक्स एक्ट में एग्जेम्प्ट रहेगी। ही विल नॉट बी लायबल टू पे इनकम टैक्स इन इंडिया ऑन द सेम इनकम। तो वो पहला पॉइंट सिंपल। और दूसरा पॉइंट 40A क्लॉज 1B है कि जो पेयर है, यानी मेरा वहां पे एडवर्टीजमेंट करा रहा था ना फारूका क्लासेस का यूएस की वेबसाइट पे, तो ये मेरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है ये मेरे को डिडक्शन चाहिए इनकम टैक्स में बिजनेस हेड में। तो मैं अगर ये इक्वलाइजेशन लेवी जो 6% है अगर नहीं काटता हूं या काटने के बाद गवर्नमेंट को भरा नहीं अगर टाइम में, तो ये जो खर्चा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का जो एक्सपेंडिचर है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा इनकम टैक्स में, पीजीबीपी हेड में। और फिर अगर मैं बाद में कर दूंगा, पश्चाताप का मौका रहता है, अगर मैं बाद में कभी काट के भर दूंगा तो जो इस साल मेरे को डिसअलाउ हो गया था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वो अगले साल अलाउ कर दिया जाएगा। तो ऐसा है, ये सब पढ़ चुके आप बिजनेस हेड में। सो दैट वाज अ सिंपल चैप्टर ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी।